अ, हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी के क्लास के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसमें सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। तो ये अप्रोच जो होगा हमारा इंटीग्रेटेड होगा। पीटी कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी का आप स्टडी कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग डिस्कशन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि बीपीएससी का जहाँ तक प्रश्न है, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो प्रश्नों की संख्या इतिहास, करंट इवेंट और हिस्ट्री के बाद और साइंस का जो पोर्शन होता है उसके बाद आता है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसीलिए है क्योंकि खासकर भूगोल का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है वो कंसेप्चुअल होता है, और जो शेष जो भाग होता है वो फैक्चुअल होता है। तो भूगोल में यदि आपका कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट जो है क्लियर हो गया, तो फिर जो तथ्य पर आधारित जो बातें हैं उसे जो है आप रट करके भी कर सकते हैं। तो भूगोल को सबसे पहले हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या बात कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो भूगोल के प्रश्नों की जो संख्या थी वो टोटल क्वेश्चंस जो क्या हो 22 आया था। तो 22 प्रश्न में से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार के ज्योग्राफी से प्रश्न थे। सरल भाषा में हुआ विश्व के भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल से प्रश्न जो है क्या हुआ वो पूछे गए थे। उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है क्या हुआ भारत के भूगोल से था, और भारत के भूगोल से ऐसे प्रश्न थे जो कि बिहार से कोरिलेट करके पूछे गए थे। सबसे कम प्रश्न जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। इसका मतलब ज्योग्राफी की तैयारी करनी है तो हमें सबसे ज़्यादा जो है क्या हुआ इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ बिहार पर ध्यान देना होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इन 22 क्वेश्चन में से सिर्फ जो है क्या हुआ वो 4 से 6 क्वेश्चन था। उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी के तौर पर मैप की मदद से जो प्रश्न किए जा सकते थे उसके प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी। जहाँ तक भारत के भूगोल का प्रश्न है तो इसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्न की संख्या ज़्यादा था। इसको कहते हैं आप भौतिक भूगोल के प्रश्न की संख्या ज़्यादा थे। और फिर उसके बाद शेष प्रश्न जो है क्या हुआ तथ्य पर आधारित थे। जहाँ तक बिहार के भूगोल का प्रश्न है तो उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है क्या हुआ वो तथ्य पर आधारित थे, और उसमें फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में जो कॉमन चीज़ वो था कि फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्न की संख्या ज़्यादा थी, और उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या भारत का भूगोल हो उसमें से मानचित्र पर आधारित प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे गए थे। इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमारी रणनीति तैयारी की कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका मटेरियल जो है क्या हुआ वो कैसा हो। तो उसमें सबसे पहली बात बेसिक तौर पर हम कह रहे हैं 10वीं क्लास तक का जो भूगोल आपने पढ़ा है जिस बोर्ड से भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद कुछ प्रश्न, बहुत कम प्रश्न जो है क्या है 11वीं और 12वीं के पुस्तकों से पूछे जाते हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं कीजिए। नोट्स जो होगा हम लोग जो लिखाएंगे, जो क्लास में डिस्कशन करेंगे, उससे जो है रेस्ट प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो जो बेसिक जो चीज़ है जो आपको प्लिंथ देगा तैयारी में वो एनसीईआरटी की बुक्स है, आप उसको फॉलो करें। और उसके बाद क्लास मटेरियल्स और जो है क्या क्लास की जो नोट्स हैं और जो डिस्कशन होगा क्लास में, ब्लैक बोर्ड वर्क जो होगा वो जो है काफ़ी है आपके प्रश्नों के समाधान के लिए। दूसरी चीज़ जो आपको जानना है ज्योग्राफी से रिलेटेड कि ये तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत हुई। जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
जीएस मेंस ज्योग्राफी के अंतर्गत सिर्फ भारत के भूगोल और उसको बिहार से संबद्ध करके प्रश्न पूछे जाने की परिपाटी है। तो जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल, इसी दो चीज को पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं जीएस मेंस में। अब बात रही कि अभी जो 68वीं 69वीं और 70वीं का जो एग्जाम हुआ है उसमें से भूगोल की अहमियत जो है क्या हुआ, जीएस मेंस के पार्ट में ज़्यादा हो गई है। आपने यदि गौर किया होगा तो पिछले बार जो कि भूगोल के प्रश्न थे जीएस मेंस में 8 प्रश्न थे, 9 प्रश्न दिए हुए थे, उसमें से 8 प्रश्न जो आपको करने थे। ऐसा जो है क्या हुआ, भूगोल की अहमियत जीएस मेंस में पहले नहीं होती थी। एक बात आप ध्यान रखिए, उसके पहले क्या होता था जीएस मेंस में 68वीं के पहले कि 3 क्वेश्चंस होते थे, उसमें भी एक क्वेश्चन तो ओवरलैपिंग होता था, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का होता था और एक क्वेश्चन सिर्फ जो है भूगोल से पूछे जा रहे थे। इस दृष्टिकोण से जो है क्या हुआ, इकोनॉमिक्स के पार्ट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था। अब जो मैंने कहा गत 3 बार जो परीक्षाएं हुई है जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से मैंने आपसे कहा कि पिछले बार तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, 8 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना था। और जान करके आश्चर्य होगा कि 8 क्वेश्चन में से 3 प्रश्न जो है क्या हुआ, वो भौतिक भूगोल से था। और इस 3 भौतिक भूगोल से जो कि प्रश्न पूछे गए थे उसमें से 2 प्रश्न जो है क्या हुआ, वो मानसून से संबंधित था। तो 3 प्रश्न भौतिक भूगोल से थे और शेष प्रश्न जो है क्या हुआ, मानव भूगोल से सहसंबंधित था। तो भौतिक भूगोल में कौन कौन से यूनिट्स आपको डिस्कस करने हैं, तो ब्रीफली आपको पता होना चाहिए कि भारत का भौतिक विभाजन है, भारत की जलवायु है, भारत की मिट्टी है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति है और भारत की अब्बाह प्रणाली है। सिर्फ ये 5 जो टॉपिक्स हैं भौतिक भूगोल में, प्रश्न जो है इसी 5 टॉपिक से ही पूछे जाएंगे, ये तो स्पष्ट हो गया। अब जो शेष प्रश्न है जो कि मानव भूगोल से संबंधित हैं, उसमें से किस किस टॉपिक्स को जो है कहा हमें कवर करना है, तो उसमें से इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक्स है जो कि मानव भूगोल से संबंधित है, उससे संबंधित प्रश्न को करने के लिए हमें कुछ जो है क्या हुआ, वो टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से कुछ टॉपिक्स जो कि आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित हैं, जैसे कृषि हुआ, उसके बाद उद्योग, परिवहन, ये आता है। ये इसका सरोकार जो है क्या हुआ, आर्थिक क्रियाकलाप से है और ये पोर्शन जो है क्या हुआ, ओवरलैपिंग टॉपिक माना जाता है। एग्रीकल्चर जो है क्या हुआ, ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो दोनों को पढ़ने के क्रम में एक बात जो है ध्यान रखना है, जब भी आप ज्योग्राफी के अंतर्गत एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो उसमें से मुख्य रूप से जो है क्या हम उन दशाओं की चर्चा करते हैं जिस जलवायु दशाओं में कृषि का विकास हो सकता है। और जब हम इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके आर्थिक क्रियाकलाप का जो स्वरूप है वो जो है क्या हुआ, आर्थिक दृष्टिकोण से जो है क्या हुआ, कॉमर्शियल या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव में हम इस टॉपिक्स को डिस्कशन करते हैं। उसी प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित ये जो कि 3 टॉपिक है, इसके अतिरिक्त जो है क्या जिन टॉपिक्स पर हम अपना फोकस करेंगे, जो प्रश्न जो है क्या बार बार उस सेक्शन से पूछे जाते हैं, वो है जनसंख्या भूगोल प्लस जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में 3 तरह के प्रश्न जो है क्या हो मुख्यतः पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात,
जो कि जनसंख्या से संबंधित जो कि गुणधर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, उससे रिलेटेड प्रश्न होता है। जैसे कहेगा बिहार के जनांकीय गुण क्या हैं, समय के साथ जो उसमें किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। ये प्रश्न जो है क्या हुआ, किससे संबंधित हुआ, जनसंख्या भूगोल से हुआ। दूसरा प्रश्न जो है क्या हुआ, जनसंख्या से संबंधित एक कैसे पूछा जाता है, इसको रिसोर्स से जोड़ करके करते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि जनसंख्या भी संसाधन का एक रूप होता है और ह्यूमन इज ऑल्सो ए रिसोर्स। तो इसका उपयोग यह संसाधन भूगोल के संदर्भ में कैसे किया जाएगा। एक प्रश्न जैसे सरल रूप में एक बार पूछा गया था कि भारत की जनसंख्या जो है क्या हुआ, वो एक वरदान है। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या जो है वो, इस पर डिसाइड करने के लिए हमें 3 पहलू पर ध्यान देना होता है। जो जनसंख्या आकार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जनसंख्या आकार जो है क्या ओवर पॉपुलेशन का है, या जो है क्या हुआ इसको कहते हैं अंडर पॉपुलेशन का है, या जो है ऑप्टिमल पॉपुलेशन का है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने हमारे पास संसाधन है उसके अनुसार जो है क्या हुआ, हम यहाँ की जनसंख्या को यदि खिला पिला सकते हैं, ठीक है, उसका जो जीविकोपार्जन जो है आसानी से हो जाता है, तो हम ऐसे जनसंख्या को कहते हैं ऑप्टिमल पॉपुलेशन। यदि जो है क्या हुआ संसाधन जितना है उसकी तुलना में जनसंख्या का आकार उससे ज़्यादा है, हम ऐसे जनसंख्या के आकार को कहते हैं ओवर पॉपुलेशन या अधिसंख्य जनसंख्या। और ठीक इसके विपरीत जो है क्या हुआ, जनसंख्या आकार बहुत ही कम हो और जो है क्या हुआ उसके भरण पोषण के लिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए यहाँ संसाधन जो है क्या बहुत ही ज़्यादा हो, तो ऐसे जनसंख्या आकार को हम कहते हैं अव जनसंख्या, या अंग्रेजी में कहते हैं अंडर पॉपुलेशन। तो ये जनसंख्या को संसाधन के संदर्भ में हम कैसे प्रयोग में लाएंगे, ये इस चीज़ पर जो है क्या हुआ ज़्यादा जोर दिया जाता है जब हम जनसंख्या भूगोल से संबंधित प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब उसके बाद जो है क्या हुआ अर्बन ज्योग्राफी, या इसको कहते हैं शहरी भूगोल, है ना, उससे प्रश्न जो है क्या हुआ पूछे जाते हैं। तो अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम हमेशा शहरीकरण को जो है औद्योगिकरण के साथ जोड़ करके देखने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सरल रूप में ऐसा कहा जाता है कि यदि शहरीकरण ज़्यादा होगा तो औद्योगिकरण भी ज़्यादा होगा, और इसके ठीक विपरीत जो संकल्पना है वो क्या है, यदि जो है औद्योगिकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर शहरीकरण की प्रवृत्ति भी जो है क्या हुआ वो बढ़ेगी। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न जो है पिछले बार के परीक्षा में पूछा गया था कि शहरीकरण को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो है क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने भी शहरीकरण की परिभाषा को जो है परिवर्तित किया है, बिहार सरकार ने भी शहरीकरण की परिभाषा को परिवर्तित किया है। और ये जो परिवर्तन जो जनसंख्या शहरीकरण की परिभाषा में हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया है कि अधिक से अधिक क्षेत्र जो है क्या हुआ वो शहर के श्रेणी में आ जाए। ऐसा क्यों, शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो औद्योगिकरण को जो है विकसित करने में हमें महत्वपूर्ण जो है क्या हुआ वो लाभ होंगे। और हम सभी जानते हैं कि बिहार का जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ पर जो है क्या हुआ 88-89% लोग जो है क्या हुआ कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। सिर्फ 9-10 या 11% जो लोग हैं मोटे तौर पर वो जो है क्या हुआ गैर कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो अब जो है क्या हुआ इस प्रवृत्ति को जो है बदलने की कोशिश हो रही है। उसी कोशिश में एक चीज़ हम लोग जो कर रहे हैं, बिहार सरकार ने भी किया है कि शहरीकरण की परिभाषा को जो है परिवर्तित किया है, जिसकी वजह से अधिक क्षेत्र जो है शहर की परिभाषा की श्रेणी में आ जाए। और जब शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो उसके हिसाब से बिहार जैसे राज्य में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति को भी जो है आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आप सभी वाकिफ़ हैं, इसको करंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे हम कि आपने देखा पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें से जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या पहला जो निर्णय लिया गया, मेजर डिसीजन लिया गया, वो जो है क्या हुआ औद्योगिकरण की दिशा में है। तो इसका मतलब औद्योगिकरण को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसमें भूगोल से संबंधित बातें क्या है महत्वपूर्ण, हम शहरीकरण को जो है बढ़ावा देंगे। तो शहरीकरण को जो है क्या हुआ हमेशा क्या हुआ औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन से कनेक्ट करके जो है क्या प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे जब हम अर्बन ज्योग्राफी की बात करेंगे, उसी के साथ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को कनेक्ट करके जो है क्या हुआ देखने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि कई बार हमने रिपीट किया भी कि औद्योगिकरण का संबंध जो है क्या हुआ वो
शहरीकरण से भी है, और एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न जो है सामान्यतया जो शहरी भूगोल से, औद्योगिकरण से हुआ, ठीक है, ये पूछे, जनसंख्या भूगोल से प्रश्न के पूछे जाने की प्रवृत्ति जो है क्या हुआ, वो बढ़ी है। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हमेशा जो है ज्वलंत रहा है, आज भी है, वो पर्यावरण। तो हम कोई भी किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप को संपादित करने की बात करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके करते हैं कि उसका जो है पर्यावरण के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, धनात्मक प्रभाव होगा या ऋणात्मक प्रभाव होगा। और इसीलिए इस चीज़ पर जो है बल देने के लिए हमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल वो ये है कि कई प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप को शहरीकरण या जो है क्या हुआ अन्य जो कि भौगोलिक संकल्पना है उसको विकसित करने के दृष्टिकोण से हम उसे जो है पर्यावरण की समस्याओं से जोड़ करके देखने लगे हैं। इसलिए प्रश्न भी जो है क्या हुआ उसी के अनुकूल जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है मुख्य क्षेत्र था जहाँ पर कि हमें फोकस करना है, ठीक है, भौतिक भूगोल और जो है क्या हुआ अर्बन भूगोल। तो ये दोनों मिल करके जो है क्या हुआ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सरल और स्वाभाविक प्रश्न हमारे जेहन में आता है कि इसमें से देखिए जो मानव भूगोल है, ठीक है, उससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैंने कहा कि उसका संबंध कहीं न कहीं करंट इवेंट से जोड़ करके है, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है क्या भूगोल में भी जो कि प्रश्न मानव भूगोल से पूछे जा रहे हैं उसको आर्थिक क्रियाकलाप या इकोनॉमिक्स से को रिलेट करके प्रश्न के पूछे जाने की परंपरा जो है क्या हो बढ़ी है। और तीसरी चीज़ मैंने आपसे ये कहा कि उसको छोड़ करके जो भाग बचता है भौतिक भूगोल का, जिसे हम कहते हैं कि प्रश्न जो है यहाँ से जो पूछे जा रहे हैं, यदि ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि भूगोल के प्रश्न जो है क्या हुआ कठिन हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक भूगोल से भले ही प्रश्न की संख्या जो है क्या हुआ कम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्या हुआ इसी में यूटिलाइज होता है। और एक प्रवृत्ति और बढ़ी है जो कि आपको जानना चाहिए, बीपीएससी के जो भी प्रश्न स्टैंडर्ड के माने जा रहे हैं वो भूगोल के हों या किसी अन्य विषय के हैं, तो यूपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जीएस मेंस में, उससे प्रश्न जो है उठा करके बीपीएससी में पूछे जाने लगे हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को टैकल करने के क्रम में आपको इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट मैटर को किस गहराई से पढ़ा जाना है। दूसरी बात, यूपीएससी में जो कि क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ट्रेंड को भी जानने की ज़रूरत है, और ये चीज़ जो है क्या हुआ विशेष प्रयास से किए जाने की ज़रूरत है। उसके बाद अन्य सभी प्रश्न जो है क्या हुआ हमें ऐसा लगता है कि सरल है, ज़्यादातर उसको सॉल्व करने के लिए तथ्य की ज़रूरत होगी, हालांकि वहाँ पर भी कुछ संकल्पनाएं जो है क्या हुआ आपको मदद करेगी प्रश्न का उत्तर देने में। तो ये मोटे तौर पर जो है क्या हुआ ज्योग्राफी की प्रकृति क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में ये बातें थी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं उसमें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर जो है क्या हुआ एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं जिससे कि आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। ले रहे हैं एक टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बहुत छोटा टॉपिक है, उसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या उसे कैसे पढ़ना है हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर जो है जीएस मेंस के एक टॉपिक को लेकर के हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्विच ओवर टू द ए टॉपिक। वो टॉपिक का नाम क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले इसका सरल अर्थ क्या होता है। हमारी पृथ्वी मोटे तौर पर गोलाकार है, लेकिन जब हम एग्जैक्टली इसके शेप की बात करते हैं तो ये जो है क्या हुआ, जॉइंट शेप का है। इसका सरल अर्थ ये होता है कि पृथ्वी अपने दोनों सिरे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, यहाँ पर जो है वो चपटी है। इस दो जगह को छोड़ करके जो शेष भाग है पृथ्वी का, वो इलोंगेटेड है। और मोटे तौर पर हम इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। एग्जैक्ट शेप कैसा है, ज्वाइड शेप की है। ये शेप कैसा है, एग्जैक्ट ज्वाइड शेप का है हमारी पृथ्वी। अब मान लो कि पृथ्वी की सतह कौन सा होगा, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, मानव का निवास होता है। मान लीजिए कि पृथ्वी के सतह के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए कि ये बिंदु है, यहाँ से पृथ्वी का जो केंद्र होता है, ये सेंटर है। तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र के जो बीच की जो दूरी होती है, औसत जो की दूरी होती है, यही भाग जो है क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहलाता है। इसका मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम जो है क्या हुआ, कितने डिस्टेंस का जो है अध्ययन करेंगे पृथ्वी की सतह के नीचे, तो पृथ्वी के केंद्र तक का जो दूरी है, ठीक है, यहाँ तक का जो भाग होगा, यही कहलाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ पर एक बात जानना है कि पृथ्वी के सतह से जो है क्या हुआ, केंद्र के बीच की दूरी जो है क्या हुआ, वो स्टैटिक तो नहीं है। विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ध्रुव से जो है इसके डिस्टेंस की हम बात करते हैं, ये जो है क्या हुआ, कम होगा। फिर मान लो कि पृथ्वी की सतह की हम बात करते हैं, इसके ऊपर कहीं पर मान लो कि पहाड़ है, उसकी चोटी है, वहाँ से इसका डिस्टेंस थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। कहीं पर मान लो कि पर्वत ही है, वहाँ पर जो है घाटी है, तो क्या होगा, वहाँ से इसका डिस्टेंस और कम होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो कि पृथ्वी की सतह है, उस जगह से पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी होगी वो वेरी करेगा नेचुरली। तो इसका जो माध्य त्रिज्या होगा, या इसको कहते हैं जो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा, वो कितना होता है, तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट जो कि फैक्ट है वो जानना कि पृथ्वी की माध्य त्रिज्या कितनी है। ये तथ्य है, आपको याद रखना है। ये होता है 6371 किलोमीटर। तो अभी तक हमने सिर्फ दो बातें कही सरल भाषा में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सरल अर्थ क्या है, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो माध्य जो दूरी है, वही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फैक्ट के तौर पर आपको ये जानना है कि पृथ्वी की माध्य त्रिज्या कितनी होती है, 6371 किलोमीटर। ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ। इसका मतलब पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी का जो हम अध्ययन करेंगे, वही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के दो तरीके हैं। एक होता है प्रत्यक्ष तरीका, दूसरा अप्रत्यक्ष तरीका। तो उसमें से अध्ययन के दो तरीके हैं। किसके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के दो तरीके हैं। एक जो है क्या हुआ, वो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड्स को कहते हो, और दूसरा जो है क्या हुआ, अप्रत्यक्ष विधि है। स्वाभाविक तौर पर प्रत्यक्ष विधि से हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ज़्यादा जो विधि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में मदद करता है, वो है इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि। इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या आता है, मान लो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उसके अंदर से जो है क्या मैग्मा बाहर आया, और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है क्या हुआ, पदार्थ किस प्रकार का था,
आंशिक रूप से द्रवित या पूर्ण रूप से द्रवित था। हम लोग उस गहराई पर गए नहीं, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है। उसी तरीके से जो है और कई तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कि तरीका है इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत, जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में बहुत हद तक सफल हुए हैं और जो कि सबसे प्रभावी अप्रत्यक्ष विधि है, वो है भूकंपीय तरंगें। इसका मतलब क्या हुआ? अब दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो क्या चीज़, क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में अप्रत्यक्ष विधि में से कौन सा विधि सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको लिखने के लिए दूसरा पॉइंट जो है क्या याद रखेंगे आप कि अप्रत्यक्ष विधियों में से या इनडायरेक्ट जो कि मेथड है, उसमें भूकंपीय तरंगें जो है, सिस्मिक वेव्स इसको आप कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये तो दो भाग हो गया। फैक्ट के तौर पर पृथ्वी की माध्य त्रिज्या कितना है? 6371 किलोमीटर। यही दूरी है जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में जो है कहा अप्रत्यक्ष विधि ही इम्पोर्टेंट है, और अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत भूकंपीय तरंगें जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है हेल्प करता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, कैसे भूकंपीय तरंग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमारी मदद करता है। तो मान लीजिए 3 तरह की भूकंपीय तरंग होती हैं, साइंस में भी आप पढ़ेंगे, एल वेव है, पी वेव है और एस वेव है। उसमें से हम एस वेव का एक उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम कैसे समझ सकते हैं भूकंपीय तरंगों के माध्यम से। एस तरंग की एक विशेषता होती है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे, कि उसका संचरण जो होता है एस वेव का, ठोस के भागों में ज़्यादा तेज गति से होता है। आंशिक रूप से द्रवित भागों में जब इसका संचरण होता है तो उसकी गति जो है क्या हुआ, कम हो जाती है, और पूर्ण रूप से द्रवित भागों में तो इसका संचरण पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये जो एस तरंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हुई कि पूर्ण रूप से द्रवित भागों में एस वेव का संचरण नहीं होता है। तो इस आधार पर हम जो है क्या हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिसको जानने के लिए आप जानते हैं कि भूकंपीय तरंगें जो है प्राकृतिक रूप से भी जो है क्या हुआ जनरेट होती है। अब तो लोग वैज्ञानिक कृत्रिम तरीके से भी जो है क्या भूकंपीय तरंग को जनरेट कर रहे हैं। जिस स्थान से भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। हिंदी में कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल, इसी भूकंप मूल से तीनों भूकंपीय तरंगें एल, पी और एस जो है क्या हुआ जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद 3 डायमेंशनल वे में इसका संचरण होता है, इधर भी होता है। यदि मान लो कि भूकंपीय मूल से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होने के बाद सीधे जाए और पृथ्वी की सतह पर पहुंचे, ये जो कि पॉइंट होता है भूकंप मूल से ठीक 90 डिग्री की दूरी पर सतह पर जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम कहते हैं एपिसेंटर। अंग्रेजी इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि ये जो है क्या हुआ, यही टेक्निकल टर्म है, हिंदी टफ है, अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र। ये जो कि 2 चीज़ें मैंने आपको बतलाया कि भूकंप की उत्पत्ति जो है क्या हुआ जिस पॉइंट से होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं, और भूकंप मूल से ठीक 90 डिग्री की दूरी पर पृथ्वी की सतह पर जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। ये दोनों प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तीसरा फैक्ट आपको जानना है, भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है भूकंप मूल कहते हैं, उसको अंग्रेजी में फोकस कहा जाता है, और फोकस से ठीक 90 डिग्री की दूरी पर अर्थ के सतह पर जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तभी तक 4 इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, और ये चौथा पॉइंट ये है जो कि इम्पोर्टेंट हुआ फैक्ट के तौर पर। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं।
भूकंप मूल से जो है क्या भूकंपीय तरंग उत्पन्न होने के बाद, मान लो कि एस तरंग जो है क्या हुआ यहाँ से उत्पन्न होती है, यहाँ तक वो आया, इसकी गति जो है क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एस तरंग जो है क्या हुआ यहाँ तक वो ठोस भाग से होकर के गुजर रहा था। यदि इसकी गति जो है कम होती है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, इसका अर्थ ये हुआ कि ये भाग जो है क्या हुआ, इसका जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, ये जो पार्शली मोल्टेन है या आंशिक रूप से द्रवित है या सॉलिड नहीं है। और मान लो कि यहाँ तक आने के बाद इस क्षेत्र में इसका संचरण पूरी तरह से रुक जाता है। इसका सरल अर्थ क्या हुआ कि ये भाग जो है क्या हुआ, वो ये भाग क्या है, पूर्ण रूप से द्रवित है, या इसको हम कहते हैं फुल्ली मोल्टेन है। पूर्ण रूप से द्रवित है, या ये क्या कहते हैं इसको, फुल्ली मोल्टेन स्टेज में है, फुल्ली मोल्टेन स्टेज में है। अब देखो हम लोग तो इतनी गहराई पर गए नहीं, लगभग ऐसा कहाँ होता है 2900 किलोमीटर से ऊपर वाला जो भाग होता है वहाँ पर एस वेव का संचरण जो है बिल्कुल नहीं होता है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे, चूंकि हम एस वेव की विशेषता के बारे में जानते हैं, एस वेव जो है क्या हुआ पूर्ण रूप से द्रवित भागों से होकर के उसका संचरण नहीं हो सकता है। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एस वेव का संचरण जो है क्या हुआ पूरी तरह से बंद हो गया, इसका मतलब क्या हुआ वहां पर पदार्थों की भौतिक दशा कैसी थी, पूर्ण रूप से द्रवित थी। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि भूकंपीय तरंग का यहाँ पर संचरण बंद हो गया है, तो इसके लिए एक जो का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के ऊपर कोई भूकंपीय तरंगें कैसे संचरण करता है, कहाँ पर तेज गति से जाता है, कहाँ पर कम गति से जाता है, कहाँ पर किस भूकंपीय तरंग का संचरण बंद हो जाता है, ये सभी कुछ जो है उस यंत्र से पता चल जाता है। तो यहाँ पांचवा चीज क्या जानना है, भूकंपीय तरंग के अध्ययन के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पांचवा बिंदु क्या है, वो यंत्र का नाम है क्या चीज, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ हिंदी अंग्रेजी में एक ही लिखते हैं, सिस्मोग्राफ। तो सरल भाषा में ये भी पूछ सकता है भूकंपीय तरंग के अध्ययन के लिए हम जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं या जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। और इसी पर जो है भूकंपीय तरंगों के बारे में जानकारी मिल जाती है, किस गति से चल रहा है, कहाँ पर उसका संचरण बंद हो गया है। तो हम एस वेव का एक उदाहरण ले रहे थे और एस वेव की एक विशेषता थी कि वो पूर्ण रूप से द्रवित भागों से होकर के जो है क्या हुआ वो नहीं गुजर सकता है। इसके आधार पर हमने कह दिया कि यहाँ पर जो पदार्थ पूर्ण रूप से द्रवित था। क्यों, क्योंकि एस वेव का संचरण नहीं हो रहा था। तो यहाँ से छठा पॉइंट निकलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहेगा वो ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंग हैं जो कि पूर्ण रूप से द्रवित भागों से होकर के नहीं गुजर सकती है। तो उत्तर क्या होगा, एस वेव। उत्तर क्या होगा, एस वेव। अब हम लोग जो है आगे जो बात कर रहे हैं यहाँ से आप सभी बच्चे क्लास से, चौथा क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा है। और वो बात बहुत ही सरल है कि भूकंपीय तरंग के अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटते हैं और तीनों भाग बहुत ही फेमस है। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं भूपृष्ठ, मध्यवर्ती भाग को कहते हैं मेंटल, और जो क्या सबसे आंतरिक भाग को कहते हैं कोर या क्रोड। अब इसको चित्र के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो हमने क्या कहा, एक लाइन पहले लिखेंगे, हम लोग बात कर रहे थे कि भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन संकेंद्रीय परतों में बांटते हैं। हल्का सा देखो भूगोल में है ना, थोड़ा सा बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है। संकेंद्रीय परत किसको कहते हैं? मान लो कि केंद्र ये है, एक रेडियस लेते हैं यहाँ पर आर, इससे जो है क्या इस सेंटर को और इस रेडियस के द्वारा हम एक क्या कहते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं। फिर क्या करते हैं, सेंटर को सेम रखो और जो त्रिज्या को बदल दो, मान लो कि R1 है। फिर इसकी मदद से हम जो है क्या दूसरी परत को हमने खींचा। फिर केंद्र को एक बार पुनः जो है क्या स्थिर रखते हुए त्रिज्या को परिवर्तित करते हैं, मान लो कि उसकी त्रिज्या R2 है। इससे जो है क्या होगा, वो तीसरी जो है क्या हुआ परत बनती है। ये क्या हुआ, तीन संकेंद्रीय परत हो गया। इस तीन संकेंद्रीय परत में जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको भूपृष्ठ कहते हैं, अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट। जो बीच वाला जो पेटी है, ये वाला इंटरमीडिएरी लेयर, इसको हम कहते हैं मेंटल। हिंदी अंग्रेजी दोनों में मेंटल ही कहते हैं इसको। ऐसे लिखो या अंग्रेजी में ऐसे लिख दो, MANTLE। जो सबसे अंतरतम पेटी जो होता है या परत जो होती है, इसको हम कहते हैं कोर या क्रूड। कोर या क्रूड, अंग्रेजी में कहते हैं क्रूड और कोर। अब जो क्या हुआ, अब इस तीनों भाग के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है, क्रस्ट। देखो ये डायग्राम को देखने से लगता है, सरल भाषा में आप भी बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, भूपृष्ठ या अर्थ क्रस्ट। जो इंटरमीडिएरी लेयर है या मध्यवर्ती पेटी है, उसे आप जो है क्या हुआ किस नाम से जानते हैं, मेंटल के नाम से जानते हैं। और जो सबसे अंतरतम जो की परत है उसे आप कोर या क्रूड के नाम से जानते हैं। ये तो डायग्राम से ही पता चल गया। उसके बाद हम तीनों परतों के अलग अलग विशेषताओं की चर्चा करते हैं। अब ये जो है हमको, हमारे पास यदि समय कम हो, ज़्यादा पढ़ना हो, तो उसको जो है क्या हुआ एक टेबल के द्वारा हम इसको समझ लेंगे। तो with the help of the table we try to distinguish one from the another। ठीक है, अब कैसे इसको भूपृष्ठ क्रस्ट सबसे, अब इसको है पॉइंट वाइज आप पढ़िए, परीक्षा के लिए आसान रहेगा। भूपृष्ठ ये तो क्लियर हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ऊपरी भाग है। अब ये नेचुरल क्वेश्चन आता है, ये कितनी गहराई लिए होगा, इसकी जो औसत मोटाई कितनी है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। भूपृष्ठ की औसत जो कि मोटाई या गहराई होती है, ये होती है 35 किलोमीटर। कितना, 35 किलोमीटर। तो आपसे पूछेगा कि भूपृष्ठ की औसत मोटाई कितना है, तो 35 किलोमीटर। इसका मतलब है ये मान लो कि ये ऊपरी भाग है, यहाँ से जो है 35 किलोमीटर की गहराई लिए हुए जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा, इट इज़ द क्रस्ट। इसका थिकनेस या इसकी मोटाई कितनी हुई, 35 किलोमीटर। ये तो हो गया। दूसरी बात, भूपृष्ठ को हम दो भागों में बांटते हैं। इसका उपभाग क्या हुआ, एक होता है महाद्वीपीय भूपृष्ठ। क्या होता है, महाद्वीपीय भूपृष्ठ। दूसरा होता है महासागरीय भूपृष्ठ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो है ओशनिक क्रस्ट। अब इस दोनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, तो एक चीज याद रखिए, ये साइंस का भी कॉन्सेप्ट है, भूगोल में भी इसका जो है वाइडली हम प्रयोग में लाते हैं इसको।
क्रस्ट जो होता है किसी न किसी प्रकार की चट्टान से मिलकर के बना होता है। चट्टान क्या होता है? खनिजों का सम्मिश्रण होता है। और जो क्या हुआ, खनिज में क्या होते हैं? एक या एक से अधिक एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ये जो महाद्वीपीय भूपृष्ठ है स्वाभाविक तौर पर ये जो है क्या किसी खास प्रकार की चट्टान से बना हुआ होगा, और महासागरीय भूपृष्ठ है इसका मतलब क्या होगा, वो भी किसी खास चट्टान से मिलकर के बना होगा। इसको सरल भाषा में ये जो कि दो फैक्ट बताए उससे फिर क्वेश्चन बनता है पीटी के लिए कि महाद्वीपीय भूपृष्ठ जो है क्या हुआ किस प्रकार के चट्टान से मिलकर के बना है? ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर के बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर के बना है। उसी प्रकार से महासागरीय भूपृष्ठ जो है या ओशनिक क्रस्ट जो है किस चट्टान से मिलकर के बना है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना है। तो महासागरीय भूपृष्ठ जो है वो किस चट्टान से मिलकर के बना है? ये जो है क्या हुआ, बेसाल्ट चट्टान से मिलकर के बना है। बेसाल्ट चट्टान से कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महासागरीय भूपृष्ठ जो है क्या किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, तो बेसाल्ट चट्टान से। अब देखो, अभी मैंने कहा भूपृष्ठ चट्टान से मिलकर के बना होता है। चट्टान में जो है क्या होता है, वो खनिज होते हैं कई, या हम कहते हैं कि रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, या एक चट्टान में कई खनिज होते हैं। तो जब हम महाद्वीपीय भूपृष्ठ की बात करते हैं तो ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर के बना हुआ। ग्रेनाइट चट्टान में जो है, ग्रेनाइट चट्टान में कई खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। सिलिका को SI बोलते हैं साइंस में, और एल्यूमिनियम को AL बोलते हैं, और दोनों मिलाकर के क्या हो गया, SI + AL। तो इसी को कहते हैं दोनों को मिलाकर के सियाल। इसका मतलब क्या हुआ, महाद्वीपीय भूपृष्ठ जो है क्या हुआ, किन खनिजों से मिलकर के बनता है? मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से, SI + AL, इसको मिलाकर के क्या कहते हैं, सियाल। उसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार से महासागरीय भूपृष्ठ, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए महाद्वीपीय भूपृष्ठ को सियाल के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा एक दूसरे से कोरिलेटेड हो गया। महाद्वीपीय भूपृष्ठ जो क्या हुआ, सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से महासागरीय भूपृष्ठ जो है अभी हम लोग चर्चा किए थे कि ये जो है क्या हुआ किस चट्टान से मिलकर के बना है, बेसाल्ट। और बेसाल्ट में जो है मुख्य रूप से क्या होता है, सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है। साइंस में Mg लिखते हो, भूगोल में Ma ही लिख देते हैं। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो महासागरीय भूपृष्ठ है सीमा या साइमा परत से मिलकर के बना है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरा जो अंतर है, पहला अंतर क्या हो गया, महाद्वीपीय भूपृष्ठ ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर के बना है, महासागरीय भूपृष्ठ जो है क्या बेसाल्टिक चट्टान से मिलकर के बना है। दूसरा चीज क्या बोले, महाद्वीपीय भूपृष्ठ को सियाल परत के नाम से जानते हैं, वहीं पर महासागरीय भूपृष्ठ को सीमा या साइमा परत के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भूपृष्ठ के बारे में कि ये वाला भाग है ना, पृथ्वी है, उसका ऊपरी भाग है। वॉल्यूम के हिसाब से यदि बात करें तो मान लो कि 100 cc में जो है का पूरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो उसमें से सिर्फ जो है क्या 0.5% ही एरिया भूपृष्ठ का होता है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा के दृष्टिकोण से पुनः जो है क्या बहुत महत्वपूर्ण है। और वो पॉइंट कौन सा हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सिर्फ 0.5% भाग ही किसका है, भूपृष्ठ का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मात्र 0.5% भाग ही
किसका है? भूपृष्ठ का है। और हम लोग ये बात तो कर ही लिए थे कि भूपृष्ठ की औसत मोटाई कितनी होती है या गहराई कितनी होती है, वो औसत गहराई इसकी 35 किलोमीटर है। ये हुआ। तीसरा चीज, इसको दो भाग में हमने बांट दिया। कौन कौन सा? महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ, इसकी चर्चा हमने कर लिया। अगला पॉइंट जो इसका इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका घनत्व कितना होता है, मतलब कि भूपृष्ठ जिस पदार्थ से मिलकर के बना होता है उसका घनत्व कितना होता है। तो ये फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि भूपृष्ठ की चट्टानों का जो घनत्व है ये वेरी करता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भूपृष्ठ का घनत्व जो है कहो कितना से कितना के बीच होता है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच इसका घनत्व होता है। और आगे जो है क्या हुआ, भूपृष्ठ में क्या क्या पाया जाता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें जानना चाहिए। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से जो है क्या भूपृष्ठ का जो कंपोजिशन होता है या गठन होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये लगभग 47% होता है। उसके बाद सिलिका की मात्रा पाई जाती है जो लगभग 27% होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम होता है 11%, फेरस होता है 6%, और इसके अतिरिक्त जो है क्या हुआ अन्य जो पदार्थ होता है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो मुख्य रूप से यदि अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, इसके कंपोजिशन के बारे में आपको पता चल गया। आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भूपृष्ठ में सबसे ज़्यादा जो है क्या हुआ वो किसकी प्रधानता होती है, तो ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट की बात क्या आपको समझना होगा, ऑक्सीजन जो है कभी भी इंडिपेंडेंट स्टेज में नहीं पाया जाता, हमेशा ये जो है क्या हुआ दूसरे तत्व के साथ क्या होता है वो ये मिला हुआ होता है। ठीक है, तो सिलिका के साथ मिलकर के सिलिका ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम के साथ मिलकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम के साथ मिलकर के Al2O3 या AlOH3 बनाएगा, इस तरह से फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जब आपसे कहेगा कि भूपृष्ठ में सबसे ज़्यादा जो है किस पदार्थ की प्रधानता होती है, तो ऑक्सीजन होगा, और ये इसका प्रतिशत लगभग जो है का आधा है अन्य पदार्थों का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इतनी बातें जो है क्या हुआ भूपृष्ठ के बारे में हुआ। अब जो है हम इसकी दूसरी परत के बारे में बात करते हैं जो कि मध्यवर्ती परत है, जिसे कि आप मेंटल के नाम से जानते हैं। उससे रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मेंटल, सबसे पहली बात आपको मैंने कहा था भूपृष्ठ की जो है औसत मोटाई या गहराई कितनी होती है, 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार पाया जाता है। हम इसको कहते हैं कि इसकी औसत जो गहराई है कहाँ तक होगी, 2900 किलोमीटर, अप टू 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या होगा, मेंटल का हिस्सा होगा। दूसरी बात ये जानना है कि मेंटल को भी हम दो भागों में उप विभाजित करते हैं। जैसे कि हमने क्रस्ट को दो भाग में बांटा था, तो मेंटल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। मेंटल को हम दो उपवर्गों में बांटते हैं। इसको ऐसे लिखिए, एक जो है क्या हुआ वो एस्थेनोस्फीयर होता है, ये थोड़ा सा टर्म टफ है, हिंदी में कहते हैं दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर। और दूसरा जो है क्या हुआ मेसोस्फीयर है। इसको मध्य मंडल कहते हैं हिंदी में, इसको जो है दुर्बल मंडल कहते हैं। ये मेंटल का भाग होता है। कितनी गहराई तक इसका विस्तार होता है, तो हम कहते हैं कि 100 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की गहराई वाला भाग जो मेंटल का होता है उसे हम दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। मेसोस्फीयर की जो कि गहराई होती है उससे कहाँ से होगा, 400 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है।
ये इसका दो मुख्य जो है उपविभाग है। फिर इसका निर्माण किससे होगा, जैसे कि क्रस्ट के बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम से मूल रूप से मिलकर के बना होता है उसकी। उसी प्रकार से जो है क्या मेंटल का जो कंपोजिशन होता है या उसका जो गठन होता है, ये जो है क्या, सबसे पहली बात, ये जो मेंटल होता है वो कई प्रकार के उसमें ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, सिलिकेट होता है, ठीक है। जैसे किसका किसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, सिलिकेट्स, ठीक है, होता है। तो उसमें हम कहते हैं कि सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, सिलिकेट्स इत्यादि से इसका निर्माण होता है। और इसका भौतिक दशा क्या होता है पदार्थ का, आंशिक रूप से द्रवित या पूर्ण रूप से द्रवित। इसकी भौतिक दशा क्या होती है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से द्रवित होता है। ये आंशिक या पूर्ण रूप से द्रवित होता है। अब अंतिम एक पॉइंट है, इसका घनत्व कहाँ से कहाँ होता है, रेंज कहाँ से कहाँ होता है इसके घनत्व का, किसके घनत्व का, मेंटल का। तो हम ये कहते हैं कि 2.9 से लेकर के 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच इसका घनत्व होता है, ये भी जानना है। उसके बाद जो अगला जो की भाग है वो है कोर या क्रोड का, कोर या क्रोड का। इसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्रस्ट की मोटाई औसतन 35 किलोमीटर, मेंटल जो है क्या 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग होता है। और फिर 2900 किलोमीटर से आगे जो है क्या हुआ, पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो भाग होता है उसको आप कहते हैं क्रूड। तो इसकी गहराई कहाँ तक हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, या इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक या पृथ्वी के केंद्र तक इसकी गहराई या मोटाई होती है। दूसरी चीज, इसके भी दो उपभाग होते हैं। तो सबसे पहले लेकिन इसके गठन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका गठन जो है मुख्य रूप से निकल और फेरस से होता है, और इसीलिए हम इस परत को नीफे के नाम से जानते हैं। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का जो सबसे अंतरतम भाग है, सबसे अंदर वाला भाग है, इनर मोस्ट पार्ट है, जिसे कि आप कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं, ये निकल और फेरस से मुख्य रूप से बना होता है। और इसके कंपोजिशन की ही वजह से इस भाग में जो है क्या होता है, वो चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण पाए, इसको आपसे प्रश्न पूछेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस भाग में चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो उत्तर होगा कोर या क्रोड। उसमें भी अब जो है कोर या क्रोड को हम दो उपवर्गों में उप विभाजित करते हैं। इसका उप विभाजन जो है क्या हुआ, वो कैसे होता है, तो इसको कहते हैं बाह्य कोर या आंतरिक क्रोड। अंग्रेजी में आउटर क्रोड और इनर क्रोड। तो बाह्य क्रोड जो होता है ये 2900 किलोमीटर से लेकर के 5400 किलोमीटर तक, और 5400 ये जो आंतरिक क्रोड होता है 5400 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक। ये हुआ। अब इसमें जो बाह्य क्रोड है
उसमें जो है क्या हुआ, मुख्य रूप से क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब आगे इसका जो घनत्व है, जैसे मैंने इसको अब जो है थोड़ा सा ये देखिए कि क्रस्ट का जो है घनत्व कितना होता था, 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता था। फिर मेंटल का जो कि डेंसिटी होता था वो 2.9 से लेकर के 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर के बीच होता था। उसी प्रकार से आगे जो है क्या हुआ, कोर या क्रोड का जो घनत्व होता है ये होता है 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 11 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सभी सामान्य जानकारी थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हल्का सा इसमें से और ये जानना है, हमने जो इसका विभाजन किया है किसके आधार पर किया है, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर किया था, जो कि इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। बाद में जो है क्या हुआ, इसी अध्ययन को और आगे बढ़ाने के क्रम में जो रिसर्च हुआ उसमें ये पता चला कि भूपृष्ठ जो है 35 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता था। फिर मैंने आपसे क्या कहा, 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है क्या हुआ, वो मेंटल का भाग हुआ। फिर 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर की जो गहराई वाला भाग है, यही जो है क्या हुआ, कोर या क्रोड का था, एक क्रस्ट का था। ये जो है क्या हुआ, वो मेंटल का था ये वाला, और इसके नीचे जो है क्या हुआ, कोर या क्रोड का हिस्सा था। ये हम एक बार फिर से इसलिए बनाए हैं क्योंकि बाद में और रिसर्च हुआ, ये पता चला कि क्रस्ट और जो है क्या मेंटल के बीच में एक 2 से 5 किलोमीटर की मोटाई लिए हुए भाग एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असंबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने इसके बारे में पता किया कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो कि ट्रांजिशनल जोन होता है, इंटरमीडिएट लेयर होता है, उसका नाम मोहो था, और इसीलिए उसी के सम्मान में इस असंबद्धता को, इस डिसकंटिन्यूटी को मोहो असंबद्धता क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर उसी प्रकार से मेंटल जो है क्या हो, कंटिन्यू है 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद किसका भाग शुरू होता है, कोर या क्रोड का। तो मेंटल और कोर या क्रोड के बीच भी 2 से 5 किलोमीटर की मोटाई लिए हुए जो भाग होता है, वो भी उसका नाम भी उस जियोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है जिसने कि उसके बारे में डिस्कवर किया था। उस व्यक्ति का नाम था गुटेनबर्ग, और इसीलिए गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से इस भाग को जाना जाता है। फिर बाद में और रिसर्च हुआ। क्या रिसर्च हुआ कि जो क्रोड जो है, क्रोड को भी हमने बनाया था, ये जो बाह्य क्रोड है और जो क्या हुआ, ये मान लो सॉरी ये बाह्य क्रोड है, आंतरिक क्रोड है, तो इसके बीच भी कहते हैं कि 2 से 5 किलोमीटर की मोटाई लिए हुए एक और डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, एक असंबद्ध क्षेत्र है। उसको जिसने डिस्कवर किया था, जिसने उसके बारे में बताया था हमें, उसी के सम्मान में इस डिसकंटिन्यूटी को लेहमान डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और फिर अंतिम में एक और चीज़ का डिस्कवरी हुआ, वो ये था कि सियाल और साइमा के बीच में भी क्या होता है, एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। जिस व्यक्ति ने इसके बारे में पता लगाया उस व्यक्ति का नाम था कोनार्ड, और इसीलिए जो है क्या इस दोनों के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, उसे कोनार्ड के नाम से जानते हैं। अब अंतिम में एक दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की सतह से जब हम नीचे की ओर जाते हैं, तापमान में बढ़ोतरी होती है। तापमान में जो बढ़ोतरी होती है उसका एक रेट है, और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना है, ठीक है। तो अब इसको कहते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में 2-3 बिंदु है, उसे हमें जान लेना है। पहला बिंदु ये था कि पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। तापमान में बढ़ोतरी जिस दर से होती है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको याद रखना है। तो पृथ्वी की सतह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह से
नीचे की ओर जाने पर तापमान 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। किस दर से बढ़ता है? 32 मीटर की औसत गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार से जो हमने डाटा आपके साथ शेयर किया कि क्रस्ट का घनत्व जो है क्या 2.7 से 2.9 के बीच होता है, मेंटल का घनत्व 2.9 से 4.75 के बीच होता है, कोर या क्रोड का घनत्व जो है क्या हुआ वो 4.75 से 11-12 के बीच होता है। इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसी तरह से पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर घनत्व भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। और दाब के बारे में क्या कहेंगे? दाब भी बढ़ता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ये कहता है कि प्रेशर के बढ़ने से घनत्व बढ़ता है और नीचे जाने पर कुछ हद तक जो है क्या हुआ दाब भी बढ़ता है। ठीक है, क्यों? कोर के ऊपर किसका दबाव होगा? मेंटल और क्रस्ट का। मेंटल के ऊपर किस परत का दबाव होगा? क्रस्ट का। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर तापमान, घनत्व और दाब तीनों जो है वो बढ़ता है। तो ये जो है क्या हुआ, इतनी महत्वपूर्ण बातें जो है ये हुआ किसका? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और इसके बाहर जो है कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखते